आईएएस अफसर अब कलेक्टर नहीं, रथ प्रभारी भी बनेंगे। घुटने टेकते टेकते अफसरों ने अपने लिए यह जो हासिल किया है वह सिविल सेवा परीक्षा के महत्व को आसमान में ले जाता है। उम्मीद है 2029 के चुनाव तक सरकार इनकी पदोन्नति रथ प्रभारी से रथ चालक में जरूर कर देगी। यह भी हो सकता है कि इन अफसरों को रिटायर होने से पहले ही पार्टी का बूथ प्रभारी बना दिया जाए। आखिर वह भी जनसेवा का कार्य है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह अफसर रथ प्रभारी से भी ज्यादा बूथ प्रभारी का काम पूरे उत्साह से करेंगे। वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इसे पतन और प्रोपेगेंडा के रूप में देखते हैं, गलत मानते हैं। उनके ही ट्वीट से हमारी नजर इस खबर पर पड़ी। वैसे हम तो आज के वीडियो में आरटीआई सूचना के अधिकार के बिना नागरिक की हालत पर चर्चा करने वाले हैं, मगर रथ प्रभारी बनने के इस दौर में इन अफसरों के नए रोल की चर्चा पहले कर लेते हैं। पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्रालय के एक सरकारी सर्कुलर को शामिल किया है जिसमें लिखा है कि भारत सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलने वाली है। यह यात्रा इस साल 20 नवंबर से लेकर अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी। इसकी तैयारी के लिए, निगरानी के लिए तय हुआ है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारी को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। पवन खेड़ा ने इस सर्कुलर को ट्विटर पर आईएएस अफसरों के संगठन के ट्विटर हैंडल से भी जोड़ दिया है ताकि वे देख लें। पवन खेड़ा ने एक सवाल किया है कि सिविल सेवा के अफसर को सरकार का प्रोपेगेंडा करने का काम कैसे दिया जा सकता है, खासकर तब जब सरकार चुनाव में जाने वाली हो। आईएएस अफसर अब रथ प्रभारी होंगे। अब कुछ समझ में आया आपको इस देश में क्या होने जा रहा है? पिछले दिनों एक और खबर आई थी, रक्षा मंत्रालय 9 शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाएगा ताकि सरकार की योजना का प्रचार हो सके। सेना की तीनों इकाइयों, डीआरडीओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक स्कूल, सभी को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अनिवार्य रूप से होगी। तो सरकार सूचना नहीं देगी, केवल योजनाओं का प्रचार करेगी। योजनाओं का प्रचार ही केवल सूचना नहीं है। जब सेना प्रचार के काम में लगाई जा रही है, आईएएस अफसर इस काम में लगाए जा रहे हैं, रथ प्रभारी बनाए जा रहे हैं, तब सरकार आपको किस काम में लगा देगी, इस पर भी विचार करते रहिए। भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं, भारत जोड़ो यात्रा से इतने विचलित हैं कि अब एक भारत संकल्प यात्रा के बारे में चर्चा चल रही। चर्चा नहीं, कार्यक्रम बन गया है। आप करिए अपनी भारत संकल्प यात्रा। राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव घोषित होने ही वाले हैं, 4-5-6 महीने बचे हैं चुनावों में। ऐसे में भारत सरकार के आईएएस अधिकारियों को इस यात्रा में शामिल करवाना और एक ऑर्डर कर देना कि उनको उसमें शामिल होना है, उनको रथ प्रभारी, रथ यात्रा प्रभारी, रथ प्रभारी का एक दर्जा देना, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का राजनीतिकरण गलत है। आप सेना के आला अधिकारियों को, सैनिकों को भी अब अपने प्रचार में लगा रहे हैं। अब आप आईएएस अफसरों के ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों को आप अपने प्रचार में लगा रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है इसका संज्ञान आईएएस एसोसिएशन को लेना चाहिए और अपना विरोध दर्ज करना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि इस तरह से राजनीतिकरण अफसरशाही का कभी पहले हुआ नहीं और आगे होना भी नहीं चाहिए। सूचना और योजना में बहुत अंतर होता है। योजना की सूचना होनी चाहिए, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च करती है, लेकिन सरकार के भीतर क्या होता है यह आप केवल उस प्रचार से नहीं जानते। इसके लिए दूसरी तरह की सूचनाओं की जरूरत होती है। अगर सही से सूचना ना मिले तो आपकी क्या हालत होने वाली है, क्या आपने कभी सोचा है? कई लोग इस सवाल को लेकर बहुत लापरवाह रहते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार क्या करती है, कैसे करती है, यह जानना उनका काम नहीं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि सड़कों पर अगर सही से रास्ते के बारे में सूचना ना हो, ट्रैफिक नियमों की सूचना ना हो, तो आपका और आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा? क्या उनके बगैर आप सही जगह पहुंच पाएंगे? हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता और गूगल मैप नहीं होता। कई बार गूगल मैप भी रास्ता भटका देता है। इसीलिए अलग अलग भाषाओं में जगहों के नाम लिखे जाते हैं ताकि आप गांधी के बारे में भले कम जानते हों, मगर जहां जाना है वहां तो पहुंच जाएं। अलग अलग भाषाओं में सूचनाएं देने के अलावा संकेतों और चित्रों का भी सहारा लिया जाता है ताकि आपकी मंजिल का रास्ता किस तरफ जाता है आपको पता चल जाए।
अब आप यह वीडियो देखिए, इसी सड़क पर बस चल रही है, साइकिल चल रही है, ऑटो चल रहा है और कार भी चल रही है। इन सब के बीच कोई अपने शरीर से ठेला भी खींच रहा है। अगर इस ऊंचाई पर जगह का नाम साफ साफ ना लिखा हो तो बस के पीछे ठेले वाले को कुछ पता ना चले और कार वाले को अगर ठीक से ना दिखे तो रास्ता दोनों भटक सकते हैं। एक गलत साइन बोर्ड हर किसी को अलग अलग दिशाओं में भटका सकता है। हम कहानी नहीं बना रहे हैं, बल्कि इस कहानी से आपको बता रहे हैं कि सूचना और सूचना का अधिकार आपके लिए बहुत जरूरी है। सूचनाएं सही से मिलें, इसके लिए एक व्यवस्था का होना जरूरी है। जिस तरह से सड़कों पर आपको सूचना की व्यवस्था दिखती है। आप जानते हैं कि भारत में अखबारों और चैनलों की क्या हैसियत हो गई है। इनमें अब खोजी खबरें भी नहीं होती, सरकार से कोई सवाल नहीं होता, फिर भी जानने की उम्मीद आपके भीतर बनी रहती है। तभी तो आप इतने ध्यान से अखबार पढ़ते हैं, नजरें गड़ा कर पढ़ते हैं और बहुत सोच समझकर अखबार खरीदते हैं और पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आपके मन में खबरों के प्रति सम्मान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस ईमानदार खबरें गायब हो गई हैं। काश जितने ध्यान से आप अखबार पढ़ते हैं उतनी मेहनत और दिलेरी से पत्रकार सरकार से सवाल भी पूछ लेते और फिर खबर लिखते, मगर इसमें बहुत बेईमानियां होने लगी हैं। सूचनाओं का होना केवल मीडिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तब सवाल उठता है कि आप नागरिकों को क्या करना चाहिए। इसी सवाल के जवाब के रूप में 18 साल पहले 2005 में सूचना के अधिकार का कानून लाया गया कि आप मीडिया से स्वतंत्र होकर सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें और आपको जवाब मिले। 2016 की एक पुरानी रिपोर्ट है जिसके अनुसार इस कानून के आने के बाद 2.25 करोड़ आवेदन किए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस कानून ने लाखों लोगों को सवाल पूछने वाले पत्रकारों में बदल दिया था। जनता अगर इस कानून से सवाल पूछने लगे तब फिर आपको गोदी मीडिया के एंकरों की चिंता करने की जरूरत नहीं। सूचना के अधिकार के जरिए जनता सवाल पूछने के अधिकार को जिंदा रख सकती है। आज सूचना के अधिकार पर हमला हो रहा है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो आयुक्त बनाए गए हैं उनकी समय से नियुक्ति नहीं होती और होती भी है तो सही व्यक्ति की नहीं की जाती है। बहुत जरूरी है कि समय से नियुक्तियां हो और सही लोगों की नियुक्तियां हो, क्योंकि एक और जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वो ये है कि सही तरीके की नियुक्तियां नहीं की जा रही कमीशंस में। जब सरकारें नियुक्ति करती भी हैं तो भी वो नियुक्तियां सही लोगों की नहीं करती। मोस्टली एक्स ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति होती है या ऐसे लोगों की नियुक्ति होती है जो सरकार के ऊपर सही से जवाबदेही नहीं करते। तो जो पेनल्टी का प्रोविजन है सूचना के अधिकार कानून में, उसे लागू सही से कमिश्नर्स नहीं कर रहे, ये भी रिपोर्ट में नजर आ रहा है। तो बहुत क्लियर जो एक फाइंडिंग है वो ये है कि केवल 9% केसेस में जहां पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी कमिश्नर्स लगा रहे हैं। 90% से ज्यादा केसेस में पेनल्टी लगाई ही नहीं जा रही। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी अधिकारी जिनका काम है सूचना देना, वो बिल्कुल इंप्यूनिटी से इस कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो कोई दंड मिलेगा ही नहीं। अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 4 सूचना आयोग ऐसे हैं जो पूरी तरह निष्क्रिय हैं। कई आयोगों में कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसलिए समय पर मामलों की सुनवाई नहीं होती। अगर कोई विभाग जवाब ना दे और आप उसके खिलाफ शिकायत लेकर सूचना आयोग के पास जाते हैं और वहां आयुक्त साहब की कुर्सी खाली मिलती है तो जवाब कैसे मिलेगा? वो अधिकारी तो और लापरवाह हो जाएगा कि जो करना है कर लो, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो बात केवल पूरी तरह निष्क्रिय होने की भी नहीं। जहां आयुक्त हैं वहां या तो सारे आयुक्त नहीं हैं और नियुक्ति होती भी है तो बहुत देरी से। 6 ऐसे आयोग हैं जहां मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना। अब सोचिए आप एक बस में सवार हैं, बस में सवार लोगों को पता नहीं कि किस स्टॉप पर उतरना है। इसके लिए बस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सूचनाएं दी जाती हैं, अगला स्टॉप कौन सा होगा। बहुत सी बसों में ऐसे बोर्ड नहीं होते, कंडक्टर होता है। अब बस में कंडक्टर ना हो तो आप किससे पूछेंगे? बगल के यात्री से पूछ रहे हैं और उसे पता ना हो तो मुमकिन है आप गलत स्टॉप पर उतर जाएंगे। सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 27 सूचना आयोगों में 30 जून 2023 तक 3 लाख से अधिक सूचनाएं लंबित थी। अब अगर समय से सूचना ना मिले तो आपका स्टॉप मिस हो जाएगा और आप कहीं और पहुंच जाएंगे या अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही नहीं।
बहुत सारी पेंडेंसी है, 3,20,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं इंफॉर्मेशन कमीशंस में, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी अपील और कंप्लेंट की सुनवाई होगी। तो ऐसे में जब लोग वेट कर रहे हैं बहुत लंबा समय तक, तो सूचना के अधिकार का उनके लिए कोई मायना नहीं रह जाता। आप ये सोचिए कि अगर कोई वृद्ध महिला है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही और वो सूचना लेना चाहती हैं, अगर वो कमीशन के पास जाएं और इंफॉर्मेशन कमीशन में मामला लंबित रहे, 5 साल 10 साल के बाद उनकी सुनवाई हो, तो सूचना मिले भी तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। ऐसे ही अगर कोई बीमार है और वो जाते हैं किसी अस्पताल में जहां उन्हें कहा जाता है कि फैसिलिटी नहीं है या इक्विपमेंट खराब पड़ी है, और वो सूचना के अधिकार कानून के तहत इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर उन्हें समय से इंफॉर्मेशन ना मिले, सालों तक उन्हें इंतजार करना पड़े, तो उनके लिए तो सूचना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह कानून बताता है कि सरकार का एक काम है आपके सवालों के जवाब देना, रथ प्रभारी बनाना उसका काम नहीं है। सूचना का अधिकार बोरिंग विषय नहीं है। इस अधिकार को खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए, इसे सुनते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मीडिया समाप्त हो जाएगा तब यही एक अंतिम रास्ता है जिससे आप सूचना हासिल कर सकते हैं। क्या आपने देखा है कि सरकार सूचना के अधिकार कानून का प्रचार करती है? किसी पेट्रोल पंप पर या मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसकी होर्डिंग आपने देखी है? इसलिए हमने सूचना के अधिकार पर लिखी गई इस किताब को मेट्रो के भीतर रख दिया और फिर इस फ्रेम में आने वाले लोगों के बारे में हम कल्पना करने लगे कि इस अधिकार के बिना इस नागरिक की क्या हैसियत रह जाती है। यह तो भटका हुआ नागरिक लगता है। ऐसे नागरिक लोकतंत्र को डुबो देंगे। हमने इसी किताब को सड़क के बीच में रखकर देखा कि इस अधिकार के साथ आपका शहर कैसा लगता है, सशक्त लगता है या कमजोर लगता है। सड़क पर जो यह साइन बोर्ड दिख रहा है वह सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि सही रास्ता बताना और सही सूचनाएं देना उसका काम है और जानना आपका अधिकार। अरुणा रॉय की यह किताब हिंदी में राजकमल प्रकाशन से छपी है और अंग्रेजी में रोली बुक्स से। तो आपको यह किताब पढ़नी चाहिए और अपने अधिकारों को समझना चाहिए। इस मुट्ठी में लिखा है कि राजकाज को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए देवडुंगरी गांव से दिल्ली तक फैले जनसंघर्षों की कथा, यानी यह कानून गांव के लोगों को दिल्ली से चलने वाली सरकार में भी भागीदार बनाता है। आप अपने गांव में बैठकर मोदी सरकार या गहलोत सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। इस कानून ने हमारे देश के लोगों को सशक्त बनाया है कि वो सरकारों से सवाल पूछ सकें। करोड़ों लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल करके सरकार से अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल पूछे हैं। राशन, पेंशन, पानी, दवाई, इन सब पर लोगों ने सूचनाएं ली हैं और सरकार को जवाबदेह किया है और अपने अधिकार लिए हैं। साथ ही में लोगों ने सूचनाएं ली हैं जो भी सत्ता में का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। तो जाहिर है कि सरकारें बहुत बार सूचनाएं छुपाने की कोशिश करती हैं। अंजलि भारद्वाज अपने बयान में सरकार नहीं कहती हैं, सरकारों कहती हैं, यानी हर पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड खराब है। पिछले साल अगस्त में द वायर में एक रिपोर्ट छपी। गुजरात के सूचना आयोग ने सवाल पूछने पर 5,000 का जुर्माना लगा दिया और 10 लोगों पर रोक लगा दी कि वे सवाल नहीं पूछ सकेंगे। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे सवाल पूछने वाले पत्रकार से परेशान सरकार ने उसे चैनल से निकलवा दिया और उसका कार्यक्रम बंद करवा दिया। सौरभ दास ने आर्टिकल 14 वेबसाइट के लिए सूचना के अधिकारों का इस्तेमाल कर कई सारी रिपोर्ट की हैं, मगर सौरभ की कई रिपोर्ट में यह भी आता है कि जब भी उन्होंने सवाल पूछा कभी जवाब पूरा नहीं मिला। जैसे पुणे पुलिस से उन्होंने आरटीआई के जरिए पूछा कि भीमा कोरेगांव केस के संबंध में क्या इजराइल से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। पुणे पुलिस ने जवाब नहीं दिया। यह रिपोर्ट मई 2022 की है। मई 2021 की रिपोर्ट में सौरभ दास बताते हैं कि मोदी सरकार के 2 अधिकारियों ने नए आईटी कानून को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए, मगर उन्हें अनदेखा कर दिया गया। यह जानकारी उन्हें आरटीआई से मिली थी। हमने खोजी पत्रकार सौरभ दास से पूछा कि आरटीआई को लेकर उनका अनुभव कैसा रहा है। बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 3-4 सालों में जन सूचना अधिकार के लिए केंद्रीय सूचना आयोग सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हम CIC भी बोलते हैं, वो पिछले 3-4 सालों में सरकार पे कोई दबाव नहीं बना रही है इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए।
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो जनहित में होती है, जैसे कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल किया था, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था मिनिस्ट्रीज में, जो कोविड की कमिटियां से रिलेटेड थी, वैक्सीन से रिलेटेड थी, नेशनल लॉकडाउन से रिलेटेड थी। इन सारे मैटर्स में सरकार ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट। तो जब मैं ये केसेस सीआईसी के पास ले गया, सीआईसी ने भले ही बोला कि ये जो रिजेक्शन है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन तब भी सीआईसी ने एक भी केस में इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए ऑर्डर नहीं पास किया। एंड ये एक ट्रेंड बन चुका है पिछले 3-4 सालों में। कई बार तो ऐसा होता है कि सीआईसी खुद रास्ता ढूंढती है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए, और कई बार ऐसा हुआ है मेरे ही केस में कि जहां पे सीआईसी ने जो मिनिस्ट्री है जिसने रिजेक्ट किया था इंफॉर्मेशन, उसको ही बोल देती है कि आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं, उसको आप डिसाइड करिए। 2023 में जो संशोधन हुआ है आरटीआई एक्ट में, उससे स्टेट का जो सीक्रेसी है वो बढ़ावा देगी इन द गार्ब ऑफ प्रिवेसी। तो सीआईसी का रोल इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीआईसी को अब इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि सीक्रेसी क्या है, प्रिवेसी क्या है, एंड उनको अप्लाई करना पड़ेगा हर केस में जहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा गया हो। सूचना का यह अधिकार किसी एक्टिविस्ट के लिए नहीं है, आपके लिए है। इन अधिकारों से आप किसी सरकार के भीतर के कई सारे राज खुद जान सकते हैं। जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा बेहतर नागरिक बनेंगे। और मनुष्य होने का भी तो यही मतलब है, पूछना, जानना, जिज्ञासा करना कि ठेले पर इतने बड़े बड़े बंडलों में क्या जा रहा है, क्या ये बहुत भारी चीजें हैं या बहुत हल्की चीजें हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत हल्की है मगर इसका बंडल इतना विशाल है। जीवन को ढोने से अच्छा है पूछकर जीवन को बेहतर बनाना। इसलिए तो सड़क पर फेंक दिया गया अखबार बेकार नहीं लगता, कई बार उठाकर लोग इसे पढ़ने लग जाते हैं। यही सूचना की ताकत है, इसी ताकत से आपका अस्तित्व बचा हुआ है। अब आयोग भी अपना हाल नहीं बताते हैं। कानून के अनुसार सभी आयोगों को सालाना रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जारी करनी होती है, मगर 29 में से 19 आयोग ने साल 21-22 की रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं की। एक दर्शक की दुनिया बहुत व्यापक होनी चाहिए, उसे अलग अलग विषयों की तरफ रुख करना चाहिए ताकि उसके भीतर जानने की लालसा बची रहे और जानने के बाद वह बच्चे की तरह उत्साहित महसूस करता रहे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।